नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो में 15 से 20 अप्रैल 2024 तक के प्रश्नों को हम देखेंगे। अच्छा, आपको बता दूं कि पिछला जो वीडियो था 14 तारीख को हमने दिया था, तब से क्लासेस अब्सेंट थी, कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से क्लासेस हम आपको नहीं दे पा रहे थे। हमने बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर, जो हमारा ऑफिशियल ऐप है, वहां पर हमने इसको अपडेट किया था कि 20 तारीख से यानी कि 20 अप्रैल से क्लासेस रेगुलर होगी। हालाँकि ये चीज़ें हम आपको यूट्यूब पर अपडेट नहीं कराए थे, लेकिन एप्लीकेशन पर एक सेक्शन हमने ऐड किया है नोटिस बोर्ड नाम का। वहाँ पर आप जाएँगे तो तमाम जो जानकारी है क्लासेस वगैरह को लेकर, वो चीज़ें वहाँ पर पोस्ट होती रहती है, तो वहाँ पर आप ज़रूर देखिएगा। ये तमाम बातों का ध्यान रखिए। जो भी लोग खास करके एप्लीकेशन पर मेंबरशिप लिए हुए हैं, और कोशिश कीजिए कि एप्लीकेशन पर ही क्लासेस आदि को आप फॉलो करें, ठीक है? चलिए, यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करेंगे। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं पिछले वीडियो में जो हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई की एक रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व यानी कि टेली डेंसिटी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर था, ये था विकल्प नंबर डी, यानी कि जो अपना बिहार है, ये टेली डेंसिटी के मामले में यानी कि दूर संचार घनत्व के मामले में इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है राज्यों के वर्ग में देखें तो सबसे अंतिम स्थान पर है। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। देखिए, पहला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया के छठे वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिए हैं। यहाँ पर मिस टाइपिंग हुआ है, किए नहीं बल्कि यहाँ पर होगा लिए। इसको ध्यान रखिएगा। और आगे लिखा गया कि बताएं कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूं, ये हमने अलग से इसलिए इसमें ऐड कर दिया। ये प्रश्न जो है ये आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और जो नवीनतम पैटर्न है, जो कि हमने कई बार आपको बोला है कि करंट अफेयर्स के चीज़ों को एकदम से स्टैटिक पोर्शन से भी रिलेट करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके वगैरह खास करके जो आपके सिलेबस वगैरह में है, वहाँ से चीज़ों को रिलेट किया जा रहा है अब। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए यहाँ पर हमने इस प्रकार से प्रश्न आपके समक्ष रखा है, और ये बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। बोधगया में जो बौद्धिक वृक्ष है, ये किस पीढ़ी का या फिर अपने वंश की ये किस पीढ़ी का है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि ये पंचम पीढ़ी का है। अब आइए इसको लेकर हम चीज़ों को विस्तार पूर्वक देखते हैं। कई चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसी संदर्भ में हमने यहाँ पर ये लिखा है कि महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान जो बोधि वृक्ष है, वह वृक्ष नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था। दरअसल जिस वृक्ष को यहाँ पर अभी पूजा जाता, जो अभी संरक्षित रखा गया है, वो वृक्ष नहीं है जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध भी, या फिर कह सकते हैं बौद्ध धर्म में भी, एक ऐसा टॉपिक है जहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। दरअसल यहाँ पर आपको बता दूं कि एक चीनी यात्री वेंगशांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को सातवीं शताब्दी में जो सम्राट शशांक थे, इन्होंने इसे नष्ट कर दिया था। लेकिन वर्तमान में जिस वृक्ष को हम देख रहे हैं, जो वृक्ष यहाँ पर संरक्षित रखा गया है, ये 5वीं पीढ़ी का है, और आपको ध्यान रखना है इसे अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। चीजें आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे यह पूरी तरह से संरक्षित है, और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने व उठाने का अधिकार है। एक प्रकार से देखें, इसमें जो कर सकते हैं व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि जो इसकी निगरानी व्यवस्था है, वो बहुत सख्त है। पहरा जो यहाँ पर सख्त दिया जाता है, पूरा इसको संरक्षित रखा गया है। और यहाँ पर देखिए, आगे हमने यह भी लिखा है कि यह स्थल भगवान बुद्ध को समर्पित है, और यहीं पर उन्हें फल्गु यानी कि निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भगवान बुद्ध से संबंधित ये जानकारी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम, जो उनका मूल नाम है, उसके बाद वो बुद्ध कहलाए थे। तो ये चीजें यहाँ से समझने योग्य है, ध्यान रखेगा। एक्चुअली प्रश्न जो रिलेट हुआ था, या फिर जो प्रश्न जो अराइज हुआ था, वो यहाँ पर ध्यान इसको रखिएगा कि उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में है जगदीप धनखड़, ये अभी हाल ही में छठे दीक्षांत समारोह, जो कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया का जो छठा वार्षिक दीक्षांत समारोह है, यहाँ पर भी वो भाग लिए थे। और इसी संदर्भ में यहाँ पर प्रश्न हमने आपको रखा है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूं कि उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में जगदीप धनखड़ है, इनसे पहले मतलब जो थे किस पद पर थे, तो आपको बता दूं कि इनसे पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। देखिए, बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो चीजें यहाँ पर हम आपको दिखला रहे हैं, इसमें बौद्ध संगति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में आयोजित हुई थी अजात शत्रु के शासन काल में। अध्यक्ष थे महाकश्यप। ये कब आयोजित हुआ था, ये डेट ध्यान रखिए, 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगति या फिर द्वितीय बौद्ध सम्मेलन जो आयोजित हुआ 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में आयोजित हुआ था। कालाशोक के शासन काल में। अध्यक्ष थे साबक मीर।
तृतीय बौद्ध संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। और चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। और ये पहला ऐसा बौद्ध संगति था जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त उपाध्यक्ष के पद का भी सृजन हुआ था। अध्यक्ष इसके थे वसुमित्र, जबकि उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। हालांकि कई स्रोत में इन 4 बौद्ध संगति के अतिरिक्त एक और बौद्ध संगति की बात कही गई है, 5वीं बौद्ध संगति, जो कि हर्ष के शासनकाल में आयोजित हुआ था। ये चीजें ध्यान आप लोग जरूर रख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी है जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसे हमने पॉइंट वाइज आपके समक्ष रखा है, बस इतना भी आप पढ़ लेंगे तो समझिए कि यहाँ से 1 अंक आपको कंफर्म मिल जाएगा। यही सारे प्रश्न अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में मतलब चीज़ों को रिलेट करके पूछा गया है। वो तमाम जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष रखा गया, सभी को देख लीजिएगा और इसका PDF फाइल आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चुनाव से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दरभंगा के डीएम राजीव रौशन ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। जिस मोबाइल एप्लीकेशन को रिसेंटली लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है, एक्चुअली ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है दरभंगा मतदान केंद्र, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए संबंधित तथ्यों को हम यहाँ पर देखते हैं। दरअसल 2024 में जो लोकसभा चुनाव आयोजित होना, यह 18वां लोकसभा चुनाव है। इसको ध्यान में रखते हुए हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले के डीएम राजीव रौशन ने दरभंगा मतदान केंद्र नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप की बात करें तो NIC बिहार के द्वारा इसे तैयार किया गया है। ठीक है, इस एप्लीकेशन का नाम है दरभंगा मतदान केंद्र, ये जरूर ध्यान रखना, आपको नहीं भूलना है। अब आगे बात करें 18वें लोकसभा चुनाव की, 2024 में जो आयोजित हो रही है, 19 अप्रैल को ये पहला चरण आयोजित हुआ है और समाप्त कब होगी तो 1 जून को। कुल मिलाकर ये 7 चरणों में आयोजित हो रही है। आपको ध्यान रखना, 19 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई, 1 जून जून यहाँ पे एक्चुअली में है, तो 1 जून 2024 को ये कर सकते हैं इसका समापन होगा। ये अंतिम चरण जो होगा, जो 7वां चरण होगा वो, और जो इसका परिणाम है चुनाव का वो आएगा 4 जून 2024 को। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि चुनाव आयोग द्वारा हालिया जारी लॉन्च या फिर हालिया लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर 3 मोबाइल एप्लीकेशन की जानकारी आपको दिख रही है। सी विजिल, एक तो सी विजिल एप्लीकेशन जो ये आचार संहिता का उल्लंघन करने के जो मामले होते हैं उसका शिकायत दर्ज करने के लिए ये सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया। अच्छा, दूसरा है नो योर कैंडिडेट ऐप। दरअसल निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी निर्वाचन क्षेत्र हो जो वहाँ पे उम्मीदवार है, उम्मीदवार की कोई जो घटना है, आपराधिक घटना या फिर आपराधिक रिकॉर्ड, वो चीज़ें आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। पूरी जानकारी डिटेल में आपको मिल जाएगी। जो रिकॉर्ड, जो आपराधिक घटनाएं हैं किसी उम्मीदवार के खिलाफ, और मान लीजिए किसी के खिलाफ कोई रिकॉर्ड नहीं है, दर्ज नहीं है कोई मामला, तो वहां पर आपको वो नील दिखेगा। ठीक है, तो इस लिहाज से यानी कि इसीलिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। अब अगला यहाँ पर है सक्षम ऐप, जो कि विकलांग या फिर कह सकते हैं दिव्यांग व्यक्तियों का मतदान केंद्र पर मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके समक्ष है। हालांकि हमने इसको लेकर डिटेल जानकारी जो रिसेंटली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुए हैं वो हमने यहाँ पर रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अच्छा, चुनाव आयोग की बात हो रही है तो चुनाव आयोग को लेकर डिटेल जानकारी यहाँ पर हमने रखा है। हालांकि सी विजिल ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप और सक्षम ऐप की जानकारी हम आपको दे चुके हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप ये ध्यान देखें इस वाले पॉइंट में, यहाँ पर हमने लिखा है कि मेरा पहला वोट देश के लिए, एक अभियान का नाम है जो कि चुनाव आयोग द्वारा ये चलाया गया था। कब से कब तक तो 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2024 तक। और ये नए वोटरों के लिए किया गया था। नए वोटर चुनाव के प्रति जो उनका रुझान है वो बढ़े, उन्हीं को मतलब ध्यान रखते हुए, नए वोटरों को ध्यान रखते हुए शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता किया था और जो यूनिवर्सिटी वगैरह है पूरे देश में यहाँ पर ये आयोजित हुआ था, मेरा पहला वोट देश के लिए। इस अभियान को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर बात करें नेशनल आइकन, बिहार स्टेट आइकन आदि के बारे में हमने आपके समक्ष रखा चीज़ों को। 2023 में अगस्त महीने में सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया था। जनवरी 2023 में बिहार स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर को बनाया गया। फिर अप्रैल 2023 में इसमें मोनिका दास जो कि ट्रांसजेंडर है, इनको भी शामिल किया गया।
तो ये चीज़ें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। देखिए, चुनाव आयोग की बात हुई तो चुनाव आयोग जो है ये भारत में एक स्वतंत्र और अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका जो वर्णन है, जो संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को। अब इन सब के अतिरिक्त 25 जनवरी 1950 को भले ही इसकी स्थापना हुई थी, इस वर्ष लोकसभा चुनाव भी आयोजित हो रहा है, तो ऐसे में एक चीज़ ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कब इसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई है? तो 2001 में। स्वर्ण जयंती होता है गोल्डन जुबली, 50 वर्ष पूरा होने पे ये मनाया जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर 2 प्रश्न जो थे ये बिहार से संबंधित अति महत्वपूर्ण थे। हालाँकि बिहार से संबंधित बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ़ उतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट हो। देखिए, जितना इम्पोर्टेंट ये है कि हमें क्या पढ़ना है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी आपके लिए हो जाता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है, आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके इसी कोर्स के माध्यम से जो चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो तमाम चीज़ें इस कोर्स में महज़ ₹399 में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको आसानी से एक ही जगह से प्राप्त करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। साथ ही 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम का जो टेस्ट सीरीज़ है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का आकलन करेंगे, ये भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी और जिस प्रकार से हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, तो ये भी इसमें इंक्लूड है। लेकिन कोई स्टूडेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ करंट अफेयर्स ही चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमें टेलीग्राम पर मिले। एक तो करंट अफेयर्स का अलग कोर्स एप्लीकेशन पे ऑलरेडी क्रिएट किया गया है, वहाँ पर आपको मिल ही रहा है। लेकिन जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर भी आप लोग ले सकते हैं। आपको यहाँ पर तमाम जानकारी दिख रही है, कैसे जॉइन करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इस पे भेज दीजिए और आधे घंटे में जो आपका है ये मतलब कह सकते हैं लिंक जो है पेड ग्रुप का, पेड टेलीग्राम ग्रुप का, वो आपको मिल जाएगा और प्रत्येक दिन ये 6 बजे आपको करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो यहाँ पर मिलता रहेगा। इसमें डेली, मंथली और ईयरली नोट्स शामिल होंगे। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न, अभी से यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिखेंगे इसमें हमने एक्सप्लेनेशन नहीं डाला है। हालाँकि पीडीएफ जो हम आपको देंगे वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, जो मंथली पीडीएफ होंगे उसमें। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी कि एसीआई द्वारा हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली विश्व के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में कौन से स्थान पर है? जो व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई, इसके आधार पर जो नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या फिर यूं कहें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आईजीआई, जो कि ये इस सूची में 10वें स्थान पर है। विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय होंगे जो कि अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन पर एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की सैर करने जाएंगे और इसमें जो कुल यात्रियों की संख्या होगी कुल होगी 6। अभी ये डेट इसका अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर 6 यात्रियों का नाम अनाउंस हो चुका है। लेकिन हमने यहाँ पर पूछा है भारतीय मूल के कौन है जो कि अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे और ऐसा करने वाले या फिर अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे। इनका नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा, गोपी थोटा कुरा। ये नाम थोड़ा सा अटपटा है, जरूर ध्यान रखिए। बस इतना भी ध्यान रखेंगे तो एक प्रकार से हिंट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है किस तिथि को डीआरडीओ और भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरन में मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? देखिए, यहाँ पर बहुत ही आसान चीजें आपसे पूछा गया है कि किस तिथि को। एक तो ये ध्यान आपको रखना है कि ये कौन सा तिथि है, तो ये तिथि है 13 अप्रैल को। ये वही तिथि है जिस तिथि को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रिसेंटली जालियांवाला बाग हत्याकांड का 105 वर्ष भी पूरा हुआ है। ये बातें अभी हम आपको पिछले वीडियो में बतला रहे थे। तो ध्यान आपको रखना है कि किस तिथि को, तो 13 अप्रैल 2024 को डीआरडीओ और भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरन में मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो ये प्रश्न है कि किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी ने 14 अप्रैल 2024 को खेले गए
बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में, जो कि सिंगल्स का ये प्रतियोगिता था या फिर कह सकते हैं एकल प्रतियोगिता में, ये चीनी खिलाड़ी ली सी फेंग को हराकर पहली बार या फिर पहली एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप अपने नाम किया है? किस देश की ये खिलाड़ी है जोनाथन क्रिस्टिन, जिन्होंने सिंगल्स में या फिर एकल प्रतिस्पर्धा में ये चीन के ली सी फेंग को हराकर ये अपना पहला एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है? तो करेक्ट जो आंसर यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टिन ने। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अच्छा, यहीं से ये संबंधित प्रश्न है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण चीन के निंगबो में 9 से 14 अप्रैल 2024 तक ये आयोजित हुआ है? ये कौन सा संस्करण है जो कि चाइना की मेजबानी में आयोजित हुआ 9 से 14 अप्रैल 2024 तक? ये इसका कह सकते हैं एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का ये 41वां संस्करण था। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को, यानी कि भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है विकल्प नंबर सी, यानी कि अवंतिका वंदनपु। इन्हें अभी हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में ऑनलाइन आधार एटीएम यानी कि एईपीएस सेवा शुरू की है, जिससे ग्राहक घर बैठे ही कैश पा सकेंगे, अर्थात इस सेवा में स्थानीय डाकिया घर पर नकद पहुंचाएगा। ये एक पहल है जो कि अभी हाल ही में शुरू किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑनलाइन आधार एटीएम, जब भी आप इसे ट्रांजेक्शन करेंगे घर बैठे, तो जो कैश होगा वो स्थानीय डाकिया घर तक पहुंचाएगा। तो ये सेवा की शुरुआत किया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस मशहूर ब्रिटिश अमेरिकी लेखक ने अपना नया स्मरण या फिर बोल सकते हैं अपना एक नया बुक नाइफ लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने वर्ष 2022 में चाकू मारे जाने के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया है? अच्छा, ये तो इस पुस्तक की विषय वस्तु रही जिसके बारे में इस पुस्तक में उन्होंने या फिर इस स्मरण में उन्होंने चर्चा किया है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया है जो लॉन्च किया गया नया स्मरण नाइफ नाम से, ये किस ब्रिटिश अमेरिकी लेखक की रचना है? तो सलमान रुश्दी। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में हालिया नियुक्त देश और प्रधानमंत्री का कौन सा मिलान सत्य है? रिसेंटली जो भी नियुक्त हुए हैं उसी से संबंधित यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा मिलान सत्य है देश और प्रधानमंत्री का? तो अगर बात करें सिंगापुर की, तो लॉरेंस वोंग अभी हाल ही में सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं पर दूसरी ओर बात करें आयरलैंड की, तो नए प्रधानमंत्री यहाँ के बने हैं साइमन हैरिस, और ये जानकारी हम आपको दिए थे कुछ समय पहले। और अगला है कुवैत। कुवैत की बात करें तो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा रिसेंटली यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ पर देखें ध्यानपूर्वक, तो सभी विकल्प सत्य है। हमारा जो फाइनल आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हालिया मनाए गए दिवस में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? पिछले प्रश्न में हमसे पूछा गया कौन सा सत्य है, अब पूछा जा रहा है कौन सा असत्य है। ध्यान से देखिएगा। देखिए 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, ये बिल्कुल यहाँ पर सत्य है। और दूसरा पूछा गया 16 अप्रैल को विश्व टीकाकरण दिवस। अच्छा, विश्व टीकाकरण दिवस 16 अप्रैल को नहीं बल्कि ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। अगला 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये बिल्कुल सही है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये भी बहुत मतलब ये भी सही है। यहाँ पर जो हमसे पूछा गया था कौन सा असत्य है, तो जो विश्व टीकाकरण वाला जो मिलान है 16 अप्रैल का, ये यहाँ पर कह सकते इनकरेक्ट है, यानी कि असत्य है। 10 नवंबर को ये आयोजित किया जाता है या फिर मनाया जाता है विश्व टीकाकरण दिवस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को हाल ही में स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किस अभिनेत्री को? ध्यान दीजिएगा, दीपिका पादुकोण, संजना सांघी, आम्रपाली दुबे या फिर दिशा पाटने। यहाँ पर बात हो रही है स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो संजना सांघी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए सीबीआई के संयुक्त निदेशक पद पर अभी हाल ही में अनुराग कुमार की नियुक्ति हुई, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन द्वारा अप्रैल 2024 में आयोजित 91वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने रिकॉर्ड
12वीं बार राष्ट्रीय महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है? जो महिला सिंगल्स का खिताब है वो 12वीं बार अपने नाम किया है। जो कि ये एक कह सकते हैं 51वां संस्करण था। ये मध्य प्रदेश कह सकते हैं कैरम एसोसिएशन द्वारा आयोजित होता है और 2024 वाला जो संस्करण था ये 51वां संस्करण था। और इस 51वें राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप का जो खिताब है महिला एकल वर्ग में ये किसने अपने नाम किया? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि रश्मि कुमारी ने। ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये ज़रूर इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना, ये रिकॉर्ड 12वीं बार है जब रश्मि कुमारी ने इस राष्ट्रीय महिला एकल यानी कि सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है 14 अप्रैल 2024 को भारतीय दूतावास ने किस देश के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले कई संगठनों को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी है। यहाँ पर एक हिंट छुपा हुआ, भारतीय दूतावास की बात हुई है तो राजदूत का नाम यहाँ पर हमने ब्रैकेट में दिया है, राजदूत नवीन श्रीवास्तव, जो कि आप सभी जानते होंगे। आई होप हमने कई बार आपको बतलाया है, नवीन श्रीवास्तव इस समय नेपाल में भारतीय राजदूत हैं। अच्छा, किसी देश के लिए राजदूत और किसी के लिए उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग होता है, वो चीज़ें हमने आपको बतलाया था। अच्छा, अगर हम आपको इसे पुनः से बतलाएँ तो इसे आसान शब्दों में ऐसे ध्यान रखिएगा कि वो सभी देश जो राष्ट्रमंडल देश है उसके लिए उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है और जो राष्ट्रमंडल नहीं है उसके लिए राजदूत जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर एक और सवाल अराइज़ हो जाता है कि हम कैसे पहचानें कि कोई देश जो है वो कह सकते हैं राष्ट्रमंडल देश है या फिर नहीं है। यहाँ पर एक सवाल, बड़ा सवाल है। तो इसमें ये समझना है आपको कि जो भी देश कभी न कभी ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप में ब्रिटेन का गुलाम रहा है और किसी कह सकते हैं समझौते के तहत उसे आज़ादी मिली है ब्रिटेन से। तो ऐसे में वो देश भारत भी हो सकता है, भारत भी ब्रिटेन का गुलाम था। तो भारत के लिए भी उच्चायुक्त शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप आप यहाँ पर समझ चुके हैं। यहाँ पर ये प्रश्न के बारे में जो जानकारी हमने आपको दिया है, कुल जहाँ पर जो संगठन है नेपाल में कई प्रकार के जो कार्यों में संलग्न है, तो इसमें 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल जो बसें हैं वो उपहार स्वरूप दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय थल सेना प्रमुख जो कि वर्तमान में जनरल मनोज पांडे हैं और पूछा गया कि हाल ही में ये 15 से 18 अप्रैल 2024 तक किस देश की 4 दिवसीय अधिकारी की यात्रा पर थे? 15 से लेकर 18 अप्रैल 2024 तक। तो वे थे उज्बेकिस्तान की अधिकारी की यात्रा पर। विकल्प नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में टी20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने टी20 क्रिकेट फॉर्मेट में 500 छक्का लगाया है? अच्छा, आपको हमने कई बार बताया। अच्छा, पहले यहाँ पर ये ध्यान रखिए, इसका जो आंसर होगा ये होगा रोहित शर्मा। अच्छा, क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है वो है आईसीसी। आईसीसी में जो सबसे बड़ा फॉर्मेट है कह सकते हैं क्रिकेट का, वो है टेस्ट क्रिकेट। फिर आता है वनडे, इसमें जो कैटेगरी है ये दूसरे नंबर पे आता है वनडे और तीसरे नंबर पे आता है टी20। ये 3 फॉर्मेट में भी टेस्ट का आयोजन हो रहा है और ये टी20 को लेकर पूछा गया कि सर्वाधिक 500 छक्का लगाया किसने? तो रोहित शर्मा ने। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा अफ्रीकी देश मेनिंजाइटिस के खिलाफ या फिर इनके उन्मूलन के लिए, इसे समाप्त करने के लिए वैक्सीन या फिर टीका मैन 5CV पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? मेनिंजाइटिस जो कि एक प्रकार की बीमारी है, दिमाग से संबंधित है और आपको ध्यान रखना ये वैक्सीन को लाने वाला या फिर पेश करने वाला दुनिया का पहला जो देश बना है। यहाँ पर एक्चुअली एक हिंट भी दिया गया, अफ्रीकी देश। तो इस देश का नाम है नाइजीरिया। विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो सकता है, जरूर इस प्रश्न को ध्यान आप लोग रखेंगे। 20वां प्रश्न है कि पर्यावरणीय कार्यों में या फिर पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किए गए केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? एक तो ये ध्यान रखिए, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है ये केंद्र सरकार का एक पहल है और पर्यावरणीय कार्य में जो भी मतलब कह सकते हैं संगठन लगे हुए या फिर जो इसमें कार्य हो रही है उसको एक प्रकार से प्रोत्साहन प्रदान करना, इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई थी। और इस मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है ये एक्चुअली पूछा गया है। तो इसमें मध्य प्रदेश जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये प्रश्न है कि किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विगडरसन ने या फिर एवी विगडरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ये किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि इजराइल। अच्छा, यहाँ पर बुल्गारिया जो आपको दिख रहा है इसको लेकर हमने आपको बतलाया था, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 वाला दिया गया था वो बुल्गारिया के जॉर्जी गॉस्पोंडिनोव को दिया गया था। शेल्टर उनकी एक रचना थी, इसके लिए एक्चुअली में टाइम शेल्टर ये कह सकते हैं किताब थी, उनकी रचना थी, उसी के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको ये भी समझना है
जो हम बात बता रहे हैं आपको यहाँ पर बुल्गारिया के बारे में, तो 2023 को लेकर ये चीज़ें हमने आपको बताया जॉर्जी गोस्पोंटिनो को लेकर। लेकिन 2022 में जो मिला था, ये मिला था हिंदी की कह सकते हैं रचना, जो कि गीतांजलि श्री की टर्म ऑफ सेंट को। और ये प्रश्न 2023 वाला, दोनों तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन 2023 वाला जो बताया हम, ये आपके बीपीएससी प्री एग्जाम में जो शिक्षक भर्ती वाला एग्जाम है, वहाँ पर ये पूछा जा चुका है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। ठीक है, आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के मूल निवासी हरेंद्र सिंह को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? ये जानकारी आपको दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, एक बात पुनः आपको हम बतला दें कि इस तरह की क्लासेस रेगुलर होती है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन आपको कटौती यहाँ पर दिख रहा है, ये हर दिन ऐसा नहीं है। कुछ परेशानी थी जिस वजह से हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में मतलब कटौती किया है। हालाँकि पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, लेकिन कल वाली क्लास से, जो कल से क्लास आएगी, वहाँ पर चीज़ें पुनः से वैसी ही रहेगी जैसे हम आपको पिछले 4 वर्षों से दे रहे हैं। तो ठीक है, इतनी सारी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिए। और जो लोग कोर्स लेना चाहते हैं, बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस वाले कोर्स को ले सकते हैं। वहीं पर आपको ये तमाम जानकारी जो यहाँ पर दिख रही है, तमाम मटेरियल वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और साथ-साथ जो लोग करंट अफेयर्स का मटेरियल टेलीग्राम पेड ग्रुप में चाहते हैं, वो इसे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने का प्रोसेस इधर दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।